नमस्कार, सबका हिसाब होगा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं खुरत हूं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान ने एक ऐसे अभेद्य किले में बदल दिया है जिसने अमेरिकी सुपर पावर की हेकड़ी को मलबे में मिला दिया है। आज हालात ये है कि ईरान की मर्जी के बिना इस रास्ते से गुजरने की हिमाकत करने वाले जहाजों को समंदर में दफन होने का खौफ सता रहा है। वॉशिंगटन से लेकर पेंटागन तक खलबली है और डोनाल्ड ट्रंप ने आंखें दिखाकर, धमकियां देकर और हर पैतरा आजमा कर देख लिया है ईरान, लेकिन इसके बावजूद भी झुकने को तैयार नहीं है। कभी प्रतिबंधों का डर दिखाया तो कभी गिड़गिड़ाने वाले सुर भी अपनाए, लेकिन ईरान उस डर के आगे कहीं से भी टस से मस होने के लिए तैयार नहीं है। ईरान अपने मिशन बदले से रत्ती भर भी समझौता करने को तैयार नहीं है। उसने साफ कर दिया है कि हॉर्मुज में अब दादागिरी सिर्फ और सिर्फ तेहरान की चलेगी और इसी वजह से अमेरिका टेंशन में है। लेकिन हॉर्मुज कैसे अमेरिकी सेना की आंखों के सामने ईरान तांडव मचा रखा है, आइए आपको जल्दी से ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। यूएई के शिप पर ईरान का बड़ा हमला हुआ। यूएई के शिप पर अंडर वाटर ड्रोन से अटैक किया गया। पहली बार स्टेल्थ अंडर वाटर ड्रोन से यह अटैक हुआ है और यही वजह है कि सबसे ज्यादा भीषण तस्वीर भी इसके बाद समझ आई। अज़दार सी ड्रोन से 2 टैंकरों को निशाना बनाया गया। ईरान के हमलों पर हॉर्मुज लेटर की रिपोर्ट भी सामने आई और इसी को लेकर के बड़े चौंका देने वाले खुलासे भी किए गए। ये कोई 2-4 दिन का तनाव नहीं है। ईरान एक बहुत लंबी और बहुत भीषण जंग की तैयारी कर चुका है। तेहरान की रणनीति बिल्कुल साफ है। अमेरिका को खाड़ी में ऐसी मात दो जो इतिहास में दुश्मनों के लिए खौफनाक मिसाल बन जाए। ईरान सुपर पावर को वो जख्म देना चाहता है जिसके बाद कोई भी मुल्क ईरान की तरफ आंख उठाकर देखने की जुर्रत ना कर सके। और इसी के तहत ईरान की जो लंबी जंग है, इस एसिमेट्रिक वॉरफेयर की बात की जाती है। ईरान लंबी जंग की तैयारी में कैसे है, आइए आपको वो भी बता देते हैं। दरअसल वो इसलिए क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइलों का तेज प्रोडक्शन कर दिया गया है और ये जो रेट्स बढ़ रहे हैं, इसके जरिए भी बड़ी तस्वीर दिखाई जा रही है। अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी में एडवांस किया गया है, अपग्रेडेशन किया गया है, सुविधाएं बढ़ाई गई है। मिसाइल हमलों की एक्यूरेसी और उसकी मोबिलिटी भी बढ़ा दी गई है। बात अर्थात मिसाइल की करें तो स्वॉर्म ड्रोन अटैक से नष्ट करने की रणनीति बनाई गई है और ये सबसे ज्यादा अहम हो जाती है। शाहेद 136 अबाबील और मुहाजिर ड्रोन का उत्पादन, उसकी प्रोसेसिंग, उसके प्रोडक्शन को बढ़ा दिया गया है। अब मिसाइल हमलों से बचने की क्षमता को और ज्यादा बेहतर किया गया है, जिससे ये पूरी तस्वीर जो है और ज्यादा पेचीदा हो गई है। ये लंबी जंग की तैयारी के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। इसीलिए कहा जा रहा है कि ईरान घुटने नहीं टेकेगा। अमेरिका के घमंड को चूर चूर करने का इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि तेहरान के बीचों बीच ईरान ने अमेरिकी फाइटर जेट्स और ड्रोन्स के मलबों की सरेआम नुमाइश लगा दी है, प्रदर्शनी। और ये सिर्फ कबाड़ नहीं है, बल्कि अमेरिकी सुपर पावर की साख को सीधे सवालों में रखता है। उनका जनाजा है, जैसे ईरान ने पूरी दुनिया के सामने बेपर्दा कर दिया है, पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया है। ईरान का ये कदम सीधे सीधे सुपर पावर अमेरिका को चुनौती है। तुम्हारी तकनीक हमारे बारूद के आगे पानी मांगती है और यही सबसे ज्यादा दिलचस्प कड़ी भी खोलती है, क्योंकि हॉर्मुज में जो पेच फंसा हुआ नजर आया, उस पेच से अब सरेआम थू-थू अमेरिका की हो रही है पूरी दुनिया भर में। अत्याधुनिक हथियारों का दावा किया गया भारी भरकम डिफेंस बजट का, लेकिन उसका क्या जो अभी साख सवालों के घेरे में आई है। और ईरान ने कैसे शक्ति प्रदर्शन किया है, जल्दी से आपको बताते हैं। ईरान का शक्ति प्रदर्शन हुआ जिसमें जंग में तबाह अमेरिकी इजरायली हथियारों की प्रदर्शनी लगाई गई, उसकी प्रेजेंटेशन बाकायदे रखी गई। जंग में 10 विमान समेत 171 ड्रोन तबाह किए गए। इस बात का दावा किया गया कि ये तमाम जो तस्वीर है, ये अमेरिका इजराइल की विनाश लीला से जुड़ता है। ईरान ने दिखाया कि तबाह F-15E एयरक्राफ्ट का मलबा कैसा दिखता है। MQ-9 रीपर, हार्मेस 900 ड्रोन का मलबा भी दिखाया है। ईरान के अंदर से बरामद स्टारलिंक टर्मिनल की प्रदर्शनी इस बात का सबूत देती है कि ईरान
ने सीधे सीधे अमेरिका के गुरूर को चकनाचूर कर दिया है। आईआरजीसी के अंडरग्राउंड बेस में जमा सैकड़ों हथियार इस वक्त इस बात का उदाहरण पेश कर रहे हैं कि अमेरिका कहीं ना कहीं घबराया हुआ है, फपलाया हुआ है। मिडिल ईस्ट की बिसात भी बिछ चुकी है, मोहरे चल दिए गए हैं और ईरान अब आर पार की लड़ाई के मूड में है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास पैनल मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर हॉर्मूज पर ये जो वार हुआ है, ये जो प्रहार हुआ है, ये जो कीलेबंदी हुई है और ये हमलों का जो पूरा सिलसिला है, इसकी बुनियाद क्या है, इसकी तस्वीर क्या है। लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, हमने तैयार की है खास रिपोर्ट, जिसमें इस वक्त क्या दांव पे चले जा रहे हैं वो आप भी देखिए। ईरानी मिसाइलों का डर, यूएस सेना ढूंढ रहे बंकर। हॉर्मूज में जहाजों पर वार, किसने किया प्रहार? हमला हुआ सरेआम, ईरान ने मचाया कोहराम। तेहरान का नया प्रण, ट्रंप के खिलाफ अंतिम रण। तो अंतिम रण की तैयारी इस वक्त की जा चुकी है। ईरान लगातार नए नए दांव पेच खेल रखा है, दुश्मन को दिखा रखा है कि कैसे वो इस पूरी जंग की स्थिति में भारी दमखम के साथ उभर रहा है और सुपर पावर की जो साख है वो क्वेश्चन में आ गई है। आज का बड़ा सवाल जल्दी से आपके सामने रख देती हूँ। सवाल आज का यही कि क्या अमेरिका ईरान के चक्रव्यूह को तोड़ पाएगा या फिर हॉर्मूज की लहरें अमेरिकी हुकूमत के पतन की गवाह बनेगी? हकीकत क्या है और क्या इस बात में थोड़ा सा भी बल है कि इन हमलों के आगे बस अमेरिका हो गया है? इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए, तारुफ करवा दूं आपका। हमारे साथ इस वक्त स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे होंगे कर्नल एसके मलिक सर जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ ग्रुप कैप्टन दपेश चौधरी सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही अजिताभ सिंह सर हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार जुड़े हुए। तीनों का ही तहे दिल से स्वागत और मैं शुक्रिया भी करना चाहूंगी कीमती वक्त देने के लिए। सबसे पहले सवाल एसके मलिक सर आप ही से। जय हिंद सर। आज का दिन वैसे ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन साथ ही साथ इस लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड में एक तरफ भारत का दमखम हम देख रहे हैं, दूसरी तरफ ईरान का दमखम अमेरिका के ऊपर भी दिख रहा है। अमेरिका की साख क्वेश्चन में आ रही है। दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम। रितु जी, गुड इवनिंग और सभी मेहमानों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। आपके दर्शकों को भी, आपको भी बहुत बहुत सारी। देखिए, ये जो नई नई जो ऑपरेशन इवॉल्व हो रहा है, इसके हिसाब से अगर हम ये बात कहें कि आज तक ईरान ने अपनी चीज़ों को बेहतर तरीके से मैनेज किया है, खासकर इसलिए किया, मैं ये सिर्फ बात कह रहा हूं कि उसने लो कॉस्ट वारफेयर के तहत अमेरिका की नाक में दम करके रखा है, इसमें कोई दो शक नहीं है। लेकिन मैं साथ ही साथ ये कहना चाहूंगा कि देखिए, ऑपरेशंस जो है ना, ऑपरेशंस प्री डिसाइडेड के हिसाब से सब कुछ नहीं चलते। जो टैक्टिक्स स्ट्रेटेजी इनिशियली आप शुरुआत में करते हो, जैसे जैसे ऑपरेशन आगे चलता है उसके हिसाब से, जैसे इवॉल्व होता है ऑपरेशन, हमेशा इवॉल्व होते हैं, उसके हिसाब से स्ट्रेटेजी चेंज की जाती है। मैं ये अभी भी नहीं मान रहा है कि अमेरिका के ने सरेंडर कर दिया या एक तरह से अमेरिका की हार हो रही है, अमेरिका लोअर स्टेज पे है, ये मैं मान सकता हूं, क्योंकि ईरान ने जो अलग अलग मोर्चे खोले हैं, हॉर्मुज में खुद बैठा है, बाब अल मंदेब में हूती को चला दिया है, यूएई की टारगेट्स कर रहा है, उधर सऊदी अरब के जो शिपमेंट है उसको टारगेट्स कर रहा है। और ताजी ताजी खबर ये है कि आपको तो चूंकि मालूम होगा लेटेस्ट अपडेट्स, क्योंकि लीबिया के अंदर भी इसके कुछ गुट सक्रिय हो गई हैं। जो वहां पे मिलिशिया है लीबिया के अंदर, जो ईरान समर्थक है, उनको भी इन्होंने खूब वेपनाइज किया है पिछले कुछ सालों के अंदर, जब से लीबिया में से कर्नल मुअम्मर गद्दाफी वहां से गए। उसके बाद से आप अब ये देखिए कि जो और इसके इराक के अंदर मलेशिया है, उनको भी तैयारी हो रही है। तो एक तरह से देखा जाए, पूरा का पूरा जो अटैक का, यानी अमेरिका का जो फोर्सेस हैं, उनका अटेंशन पूरा डाइवर्ट करने की पूरी तैयारी, इसको डिवाइड करना, ताकि वो फोकस होकर, कंसंट्रेट होकर एक जगह पर अपना फोकस नहीं रख सके। कारण ये होता है कि जैसे जैसे अगर फोकस होगा तो ईरान को भी उसकी तकलीफ होगी। ईरान को तकलीफ हो रही है, ऐसा मेरा इसलिए मानना है कि देखिए, अमेरिका का जो ब्लॉकेड है उसको हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए।
ये बात सही है कि ईरान स्टैंड कर रहा है, एक तरह से जवाब दे रहा है, लेकिन ये इतना बड़ा मुझे नहीं लगता कि ईरान ने बहुत बड़े स्केल पे, ईरान के पास जो लो कॉस्ट वॉरफेयर के जो ड्रोन्स हैं, मिसाइल्स है, छोटी मिसाइल्स है, रॉकेट्स है। देखिए किसी भी शिप को आप एक मिसाइल से भी, मैं कहता हूं मिसाइल के ऊपर इतना खर्चा करना, एक हैवी मोटार ही दाग दीजिए, हैवी मोटर के अंदर ही, शिपमेंट के अंदर इतना फेयर आ जाता है कि वो अपने को विड्रॉ कर लेते हैं। और वहां पर जो कंपनियां होती है जो उनको सपोर्ट करती है, इंश्योरेंस कंपनियां होती है, वो अपने आप को विड्रॉ करने लगती है या कॉस्ट ऑफ द शिपमेंट बहुत बढ़ा देती है, इंश्योरेंस बढ़ा देती है। तो एज ए रिजल्ट ऑटोमेटिकली वहां पर जो पूरा पूरा ट्रैफिक होता है वो कम हो जाता है, घट जाता है। और अपने इसी बात को कहा जाता है कि ईरान जीत रहा है। निश्चित रूप से ईरान एक एट्रिशन की जो वैल्यू है उसकी बहुत ज्यादा हो रखी है, क्योंकि वो कोई भी एक छोटे से शिपमेंट को, बाबल मंदिर की साइड कर लीजिए, जैसे कि आप सऊदी अरब को हुती मारते हैं, तो जाहिर सी बात है पूरी अगर इन जल डमरू मध्यों की बात करें तो इन स्ट्रेट्स पर तो बहुत ज्यादा पेचीदा तस्वीर है। और ये चर्चा योग्य बात भी है, क्योंकि अभी मॉडर्न वॉरफेयर में हम देखते हैं कि अब कोई बहुत बड़े हथियारों की चर्चा नहीं हो रही है, अब इस तरीके के रिसोर्सेज को ही इस्तेमाल किया जा रहा है। और तपेश सर, आई गेस आप एग्री भी करेंगे, अभी तक जो हमने देखा और जो अभी तक एक बानगी नजर आई, उसमें यह देखा गया कि अमेरिका के भारी भरकम कई करोड़ों के जो हथियार है वो ईरान के कुछ हथियारों के आगे कहीं ना कहीं घुटने टेकते हुए नजर आए, वो बारूद में मिलते हुए नजर आए। ईरान ने दावा किया F-15E फाइटर जेट उड़ा दिया उनका। अब वो पूरी तस्वीर दिखा रहा है कि आगे भी लंबी जंग की तैयारी है। तो क्या मान लिया जाए कि तेहरान के इस प्रण के आगे अमेरिका तो नतमस्तक है फिलहाल? जयेंद्र, तो सबसे पहले मैं 80वें स्वतंत्रता दिवस पर सारे देशवासियों को, भारतवासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, और उन शहीदों को भी याद करना चाहता हूं जिन्होंने इस देश के लिए प्राण न्यौछावर किए, और उन सब लोगों को भी जिन लोगों ने कुर्बानियां दी इस देश के लिए, क्योंकि आज़ादी कोई सस्ती चीज नहीं है। आजकल के वॉर से हम सब ये कोरिलेट भी कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि ईरान ने लंबी तैयारी लड़ी है, इसलिए लड़ी है क्योंकि ईरान के लिए भी अमेरिका के खिलाफ सर्वाइवल का मैटर है। अगर ईरान इस लड़ाई को हार जाता है तो ईरान, जैसे इराक को खत्म कर दिया अमेरिका ने, ईरान को भी खत्म कर दे। दूसरा पॉइंट यह है कि ईरान बहुत दिनों से ये जानता था कभी ना कभी अमेरिका किसी ना किसी बहाने से उस पर अटैक करेगा, तो उसने इराक, अफगानिस्तान और वियतनाम वॉर से सबक लेते हुए अपनी पॉलिसी को थोड़ा सा डाइवर्स किया। और उसे ये पता था कि अब जैसे अमेरिका ने सबक लिया, अमेरिका अब ये नहीं चाहता कि किसी भी लंबे वॉर में फंसे, ऐसे ही ईरान ने ये सबक लिया कि अमेरिका को अगर लंबे वॉर में अटका के रखेंगे तो अमेरिका के लिए ये मुश्किल होगा, क्योंकि अमेरिका के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम बॉडी बैग्स की है, जिसके लिए काफी सारी बातें, हम बहुत सारी बात कर चुके हैं कि कितने बॉडी बैग्स इराक से आए थे और अफगानिस्तान से आए थे। तो आज की डेट में यूएसए उस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकता। इसको असिमेट्रिक वॉरफेयर कहते हैं। जब शिवाजी ने ये देखा था, छत्रपति शिवाजी ने, कि मैं मुगलों के खिलाफ, मेरे पास इतने लोग नहीं हैं कि मैं इनके खिलाफ लड़ सकूं या इनसे दिल्ली को जीत सकूं या अपने मराठा साम्राज्य को बचा सकूं और कैसे बढ़ाऊं, तो उसने गुरिल्ला वॉरफेयर का इस्तेमाल किया। जो पहला एग्जाम्पल है रिसेंट हिस्ट्री में कि जहां पे गुरिल्ला वॉरफेयर को इतनी अच्छी तरीके से यूज किया गया। ये बहुत काबिले तारीफ है ईरान के पक्ष से, बहुत काबिले तारीफ है। बहुत फूक फूक कर कदम रखा ईरान ने अब तक, और बहुत जेन्युइन तौर पर जो प्रतिक्रियाएं, जो बयान आए हैं ईरान की तरफ से, मुझे लगता है बहुत भांप कर एक एक प्रतिक्रिया दी है। जी सर, प्लीज कंप्लीट कीजिएगा जल्दी से। तो ये गुरिल्ला वॉरफेयर भी एक एसिमेट्रिक वॉरफेयर है, जो आज की डेट में आप ड्रोन्स और ये सब देख रहे हैं। ईरान एज ऑफ नाउ डिफेंसिव में ही है। जब उस पर अटैक हो रहा है तो वो उसके एरिया को बढ़ा रहा है जहां सबसे ज्यादा पिंच होता है। तो इसलिए ईरान जो है बहुत फूक फूक के कदम रख रहा है। आज की डेट में अगर हम ये कहें कि अमेरिका इस वॉर को हार सकता है, हार के बहुत सारे पैमाने होते हैं, लेकिन क्या ईरान हार सकता है इतनी जल्दी? नहीं। ईरान बहुत लंबे युद्ध के लिए तैयार है। और अब जो IRGC ने कंट्रोल ले लिया है टोटल, जनरल वाहिदी को जो वहां का अब हेड भी बना दिया गया है, तो जो हार्डलाइनर थे वो सुपर हार्डलाइनर अब आ चुके हैं सत्ता में।
तो मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि ईरान अब झुकने वाला है, और अमेरिका इतनी आसानी से झुका भी नहीं ठीक है, पाएगा। दामोदर जी ने भी ज्वाइन कर लिया हमें, और अजित आप सर काफी देरी से वेट भी कर रहे हैं। दामोदर जी आ रही है उसके बाद आपके पास प्रश्न। अजित आप सर, जय हिंद। प्रश्न यही कि हॉर्मूज में जहाज़ों को लेकर जो तस्वीर है, ईरान कह रहा है कि हम एक एक जहाज़ को रेक्टिफाई कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं। इजरायली और अमेरिकी जहाज़ों को किसी कीमत पर यहाँ से गुजरने की इजाज़त नहीं है। आज भी वो तटस्थ है अपनी बातों पर। तो ये जो हम प्रारूप देख रहे हैं अमेरिका का, जो क्षणिक भर अग्रेसिव होते हैं, उसके अगले क्षण हम देखते हैं कि बैकफुट पर नजर आते हैं, उसके अगले पल हम देखते हैं वार्ताओं की बात करते हैं। ये हो क्या रहा है? ये कौन सी डिप्लोमेसी है अजित आप सर? जी, सबसे पहले तो जय हिंद सबको, दर्शकों को भी। और देखिए, ये आज अमेरिका का एक इतिहास जो है उसकी अगली कड़ी मैं मानता हूं। आज के ही दिन 5 साल पहले अफगानिस्तान से भी अमेरिका की सेना निकली थी, फौज वहां से मैं कहूंगा भागी थी एक तरह से। तालिबान का रूल आ गया था। आज अभी 15 अगस्त को हम उसी पे डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे अमेरिका बैकफुट पे आ गया है। और इसमें कोई डाउट मेरे तरफ से नहीं है कि अमेरिका आज बैकफुट पे है, चाहे वो राजनीतिक रूप से कह लीजिए, आर्थिक रूप से कह लीजिए, उसकी सैन्य क्षमता की बात कीजिए, उसके साख की बात कीजिए। हर तरफ अमेरिका को राष्ट्रपति ट्रंप की नीतियों ने और उनके खोखले दावे ने एक अमेरिका की साख पे तो लगाया ही है प्रश्न चिन्ह, उसके ताकत पे भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा आघात लगा है। जिस तरह से अमेरिका आया था और अब्राहम लिंकन को भेज दिया वहां से कि भाई आप, जैसे वेनेजुएला में उन्होंने किया, 48 घंटे के अंदर उठा के ले गए और अब्राहम लिंकन को शिफ्ट कर दिया, अब हॉर्मुज में जाके एक्शन ले लो, जैसे ये तुरुप का पत्ता है वो चल दिया और सारी चीजें हो गई। आज वो अब्राहम लिंकन जो इनका युद्धपोत कैरियर है वो वापस जाने की कगार पे है। आप सोच लीजिए, लगभग 6 महीने होने को आए लिया हो और सुना हो इस खबर को या नहीं, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन दामोदर जी, अभी कुछ ही दिन पहले तो खबर आई थी, ईरान की तरफ से ये रुख रखा गया था कि अब सीधे टारगेट पर अमेरिका की जमी होगी, अब जंग वहां पर होगी। अब सिर्फ और सिर्फ उन टारगेट्स को नहीं लॉक किया जाएगा जो खाड़ी में मौजूद हैं उनके बेसिस, अब अमेरिका के साथ 1-on-1 फाइट होगी। ये आंकलन इसके बाद किया गया था कि क्या ये साइबर वॉरफेयर होगा, क्या घुसपैठ करवाई जाएगी, क्या नशे का सामान भेजा जाएगा, अलग अलग प्रकार की भ्रांति की जो एनालिसिस इसके बाद रीडिंग सामने आई। अब इस कंडीशन में जब ईरान, तेहरान मानने के लिए तैयार नहीं है अमेरिका के कंडीशंस को, वहां लगता है कि कोई गुंजाइश बचती है इस तरीके की कि वहां वार्ता सफल हो पाई। देखिए ऋतु, एक बात ये समझनी होगी कि ईरान हर समय वार्ता के पक्ष में रहा है। पूरी लड़ाई को देखें तो एक चाहे कितनी भी जंग चलती रही हो, लेकिन उसने पाकिस्तान का चैनल, ओमान, कुवैत, इन सब के माध्यम से बात करने की कोशिश की। लेकिन कहीं ना कहीं ईरान में एक जो धड़ा है IRGC का, उसको शायद ये नहीं भाता कि इस समय शांति हो या अमेरिका के साथ कोई समझौता हो। तो उसने भी जितनी भी इनकी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग थी जो साइन हुआ इनका जिनेवा के अंदर, उस पर भी पाकिस्तान की पहल पर उस पर भी उसने अपनी एक ऐसी प्रतिक्रिया दी। जब ट्रीटी साइन हो रही थी उसी समय उन्होंने कुछ कमर्शियल शिप पे अटैक किया। तो ये साफ जाहिर था कि ईरान के अंदर दो धड़े हैं, जो एक तो चाहते हैं कि अमेरिका के साथ समझौता हो, पर दूसरा धड़ा कहीं ना कहीं IRGC जो समर्थक वो बिल्कुल नहीं चाहते कि अमेरिका के साथ समझौता हो। वो पूरी तरह युद्ध के लिए तैयार हैं और अमेरिका को एक तरह से एक सबक सिखाना चाहते हो, अपना प्रभुत्व ईरान के ऊपर बढ़ाना चाहते हो, जो कि लगभग अब नजर भी आ रहा है कि IRGC का वर्चस्व इस समय ईरान की लीडरशिप पे पूरी तरह से है। दूसरी बात है कि अगर अमेरिका किसी भी तरह से पहल करता है तो सबसे पहले, और इस समय जो मसला बचा है पूरी लड़ाई का, एक आप देखें, अगर एक तरह से एक डाट को कनेक्ट करें तो अमेरिका ने सबसे पहले इनकी लीडरशिप, रिजीम चेंज, लीडरशिप चेंज, जाने कितनी बातें, लोकतंत्र स्थापित करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वहां से आके चीजें बॉटलनेक में स्टेट ऑफ होमरूल पे आ जाती हैं। और स्टेट ऑफ होमरूल, अब इस समय जो सबसे बड़ा सरदर्द है वो स्टेट ऑफ होमरूल है कि उसको कैसे ओपन किया जाए, प्री वॉर कंडीशन पे लाया जाए। वो तो होने से ईरान ने मना कर दिया है कि ऐसा तो कभी नहीं होगा कि होमरूल जो है इस लड़ाई से पहले की स्थिति पे आ जाए। और ये कहीं ना कहीं बिल्कुल सही बात है कि अमेरिका के लिए गले की फांस बच चुका है। यहाँ से एक ऑनरेबल एग्जिट करना, उनको इस लड़ाई से एक जीत की स्थिति को दुनिया के सामने दिखाना और निकल जाना, अमेरिका वही यही चाहता है। पर ईरान ऐसा नहीं होने देगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। चाहे वो कुछ भी हो जाए, ईरान और अमेरिका को इसकी वाहवाही लूटने नहीं देगा कि उसने ईरान को हरा दिया।
बेशक ईरान का नुकसान बराबर हुआ, ये कहना गलत होगा कि ईरान का नुकसान नहीं हुआ या ईरान शांति नहीं चाहता, लेकिन ईरान ये भी नहीं चाहता कि अमेरिका इसको ऐसे क्लेम कर ले जाए कि अमेरिका ने ईरान को हरा दिया। बिल्कुल तय है, IRGC कहीं ना कहीं ऐसी किसी भी पहल को रोकने की पूरी कोशिश करेगी उसके। और एक चीज जो आपने अभी बोली थी, ऐसा कुछ समय पहले पता लगा भी है कि अमेरिका के अंदर ईरान ने कुछ अपने संदिग्ध लड़ाके हो या सकता है कि फाइटर्स अगर मैं ये बात बोलूं तो ओवर हाइप्ड लगे, लेकिन SK मलिक सर, वो फाइनल अटैक नजर नहीं आ रहा है जिसकी बात हर दफा डोनाल्ड ट्रम्प ने की। कभी सिविलाइजेशंस मिटा देने को बात कही, कभी कहा कि फर्स्ट खामेनेई को हमने एलिमिनेट कर दिया, एपिक फ्यूरी सक्सेसफुल हो गई। अगर हो गई तो आज तेहरान पर काबू क्यों नहीं चल रहा है, और अगर नहीं हुई है तो इसे एक्सेप्ट करने में क्या प्रॉब्लम है अमेरिका को? हो सकता है कि जंग में अभी भी वो चाह रहे हो कि कोई एक गुंजाइश बची हो। रितु जी, प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है। देखिए, 6 महीने का एनालिसिस ये कहता है कि ये युद्ध इसी तरह से आगे चलता रहेगा। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि दोनों साइड के पास हाई स्टेक्स लगे हैं। अगर ईरान इस चीज को हारता है तो समझ लिए ईरान का हाल, जैसे हमारे वक्ताओं ने बोला, इराक की तर्ज पर होना लाजमी है, वक्त लगेगा। लेकिन अगर अमेरिका हारता है, उसके स्टेक्स इतने हाई हैं, आप ये समझ लिए, मैं मतलब इसको संक्षेप में बोल दूं, टी डॉलरेशन की जो प्रोसेस चलती है बीच बीच में और जिसके खिलाफ अमेरिका छटपटाता है, उसको बड़ी तेजी मिलेगी। दूसरा, जितने ये कंट्रीज हैं, GCC कंट्रीज, जो अमेरिका के लिए, अमेरिका के दोस्त हैं और रहे हैं पता नहीं कितने सालों से, 40-50 साल से हो गए हैं, नहीं तो फिर कौन सा ऐसा हथियार इस्तेमाल करेगा ईरान जो सीधे अमेरिकी जमी को टारगेट बना दे? ये भी दिलचस्प है। खुर्रमशहर भी नहीं पहुंचेगा, शायद भी नहीं पहुंचेगा, फिर कौन सा हथियार ऐसा रखा है तुरुप का इक्का? रितु जी देखिए, कोई भी अगर किसी देश को अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव जब अटेन करने होते हैं, मिलिट्री एक वन ऑफ द टूल्स होता है। इसके साथ साथ इकोनॉमिक जो ब्लॉकेड है, इकोनॉमिक ब्लॉकेड में टाइम लगता है। जैसे कोई इन्वेस्टमेंट करो, उसका डिविडेंड आने में टाइम लगता है। मुझे लगता है कि अमेरिका चारों तरफ से इसको जो इकोनॉमिक वो करेगा, टाइम लगेगा, लेकिन उसके अंदर उसकी कमजोरी इंटरनल इतनी आ जाएगी कि उसको एक्सप्लॉइट बाद में करेगा। और मेरा असेसमेंट ये है कि CIA मोसाद बैठी है अपने टारगेट्स की क्लैरिटी के लिए। जैसे क्लैरिटी आएगी, दोबारा से फिर एक वेव आएगी और फिर दोबारा से टारगेट को हिट किया जाएगा निश्चित रूप से। तो मिलिट्री इज नॉट द ओनली ऑप्शन, मिलिट्री इज द फॉरमोस्ट ऑप्शन। इवन इफ आप टारगेट सेट करते हैं, अब पर्पस क्या रहेगा? खामेनेई को एलिमिनेट कर दिया ना न्यूक्लियर तौर पर, आपने अभी ऐसी कंडीशंस रखी हुई है, आप क्या टारगेट पर सेट करेंगे? रितु जी, टारगेट सेट यही है कि वहां के जो हार्डलाइंस है उनको 1 by 1 एलिमिनेट किया। जैसे आप देखिए गाजा का हाल, देखिए ना, गाजा का हाल नहीं होना था अगर एक एक करके उनके लीडर्स को एलिमिनेट नहीं करना था। हिजबुल्लाह के जो एलिमिनेट किए गए, तो हिजबुल्लाह घुटने पर नहीं आना था। यही बात है कि हूती उनसे दूर पड़ता है, हूती पे फोकस कर भी नहीं रहे हैं क्योंकि हूती का मेन फोकस सऊदी अरब है। यहां पर जो होगा वो यही होगा कि जो उनके हार्डलाइनर्स है, इनको एलिमिनेट करके वहां पर धीरे धीरे एक सॉफ्ट पावर का इंग्रेस किया जाए, सॉफ्ट पावर को उस वहां पे ईरान के अंदर आने दिया जाए। और इसीलिए साथ साथ ये बहुत सारे पैरेलल चीजें चलती है, कोई एक चीज को एकदम से कहना उचित नहीं होगा। हार्डलाइनर होगा अगर मैं बोलूं, लेकिन क्या इसमें कोई हकीकत है? हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़े हुए हैं। तपेश सर, ये मुझे जरा बताइएगा कि ये क्या एग्जैगरेशन हो जाएगा अगर मैं कहूं कि प्रोडक्शन बढ़ा दिया है, हथियारों की सप्लाई को बढ़ा रहे हैं, प्रोडक्शंस बढ़ा रहे हैं, प्रोग्रेस रिपोर्ट दे रहे हैं, लेकिन क्या ये कह देना कि अब सीधे अमेरिकी सरजमी टारगेट पर होगी, कुछ ज्यादा बड़ा नहीं बोल गए ईरानी रिजीम के लोग? नहीं, मैं इस बात को नहीं मानता कि ईरान के अंदर आज इतनी हिम्मत भी है कि वो अमेरिकन सरजमी को टारगेट कर दे। देखिए, अगर अमेरिका को टारगेट कर दिया तो फिर हम ये सब बातें नहीं कर रहे होंगे कि क्या ट्रंप इलेक्शन हार जाएंगे, क्या $300 बिलियन का खर्चा हो जाएगा वॉर में, और ये कितने हथियार उसके पास हैं। अमेरिका विल लूज हेल ऑन ईरान। देखिए, अभी इशू बहुत सारे हैं, डिप्लोमेसी, पॉलिटिक्स, मिलिट्री, सब साथ में चल रहा है। ट्रंप इस चीज से डेफिनेटली फंसे हुए हैं, निकलना चाहते हैं। बहुत ही आसान रास्ता था ट्रंप के पास और ईरान के पास कि प्री 20 फरवरी जैसी सिचुएशन कर दी जाए तो आज ट्रंप वहां से निकल सकते हैं बड़े आराम से। बट प्रॉब्लम, मैंने जो कहा कि IRGC में इतने हार्डलाइनर हैं अब, और उन्होंने जो कंट्रोल कर लिया है, आरागची और गलीबाफ जैसे थोड़े जो सॉफ्ट लोग थे उनको अब साइड लाइन कर दिया है।
तो उसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। देखिए, अगर मैं एक ईरानियन की तरह सोचता हूँ, तो मुझे ये पता है कि ये जो बार-बार होना है, उसको एक बार में खत्म करें। वहाँ की सभ्यता भी ऐसी है, वहाँ के लोग भी ऐसे हैं। अब वो इस मूड में हैं कि सनम हम तो डूबेंगे, तुम्हें ले डूबेंगे साथ में, लेकिन अब ऐसे नहीं छोड़ेंगे। और इधर अमेरिका जो है, आपको क्या लगता है, हम हमेशा हर वॉर में बात करते हैं कि अफगानिस्तान में अमेरिका हार गया, और इराक में इजरायली हार क्या गया, चाह रहे और होंगे? इतने इजरायली क्या पैसे चाह रहे खर्च हो होंगे? गए। इजरायली क्या क्या चाह कह रहे रहे हैं होंगे? मैडम? ईरान का तो पता है कि ईरान तो बदले की आग में जल रहा है। इजरायली क्या चाह रहे हैं? नहीं, इजराइल तो कभी नहीं चाहेगा कि अमेरिका इस वॉर से निकले, क्योंकि जो स्थिति आज की डेट में ईरान की है, वो बहुत दिनों से इजराइल की है। अब आप खुद सोच, इजराइल के पाले में खुद को रख के देखिए कि आप जो है उसको 12 महीने 24 घंटे आप उस थ्रेट में कैसे सरवाइव करते हो। इतने सारे जो आपके प्रॉक्सीज चारों तरफ बैठे हुए हैं, जो ईरान सपोर्टेड है, ईरान ने कसम खा रखी है कि इजराइल को इस जमीन से मिटा देंगे। तो फिर इजराइल के लिए भी वही है, वो भी आर पार की लड़ाई चाहता है। एक्चुअली अमेरिका को चाहे वो मुसाद, चाहे बेंजामिन साहब हो, हर चाहते ही है कि अमेरिका इस लड़ाई में रहे और एक बार आर पार की लड़ाई हो जाए। अब आर पार की लड़ाई लेकिन इतनी दामोदर आसानी जी, से इसी होने पर वाली नहीं इसी है। पर एक प्रश्न आपसे। एक तरफ एक पाले में मैं रख दूं वार्ता को, दूसरे पाले में मैं रख दूं कि इस वॉर को और इनिशिएट करके आर पार वाली जंग हो जाए। पलड़ा कहाँ भारी है? अमेरिका कौन से वाले पर ज्यादा फोकस कर रहा होगा? अमेरिका एज किसी भी ऑन डेट सूरत जो में फोकस कर रहा है वो इस दामोदर समय जी, इस वॉर दामोदर जी, से। ठीक है। देखिए रितु, अगर मौजूदा हालात का एनालिसिस किया जाए, जिस तरह से अमेरिका में चुनाव हैं, ट्रम्प के ऊपर भी प्रेशर है इस चीज़ का कहीं ना कहीं कि इस वार को एक एंड देना है आपको। लेकिन ईरान, जो यही कमजोरी है अमेरिका की जिसका ईरान बार बार फायदा उठाता है, उसे पता है कि अमेरिका इसको ज़्यादा लंबे समय तक लेके जाने पे सस्टेन करना उसके लिए बहुत कॉस्ट करेगा। पर ऐसा कहना कि अमेरिका बिल्कुल सरेंडर कर देगा ईरान के सामने, वो भी एग्जैगरेशन होगा और कहीं ना कहीं अमेरिका की ताकतों का जो सही आकलन नहीं होगा। पर बात करने की जब बात आती है तो निश्चित तौर से अमेरिका ने ये पहल की थी और सबको पता है कि पाकिस्तान को आगे किया गया था इस बात के लिए। तो मैं आज भी ये मानता हूं कि अगर वार्ता की सही पहल होती, लेकिन एक चीज जो ऋतु बहुत बड़ा फैक्टर है कि ईरान के ऊपर अब वो ट्रस्ट अमेरिका को नहीं और किसी भी एजेंसी को नहीं होगा। क्योंकि जब बातचीत चल रही थी तो वो जो बहुत बड़ी गलती थी ईरान ने करी थी, कमर्शियल शिप पे अटैक करना, मुझे लगता है कि उसके बाद से अमेरिका ने ये बात समझ ली है कि ईरान वार्ता करना ही नहीं चाहता और इसीलिए वो किसी न किसी तरह से अब दूसरे चैनल, डिप्लोमेटिक चैनल्स के साथ साथ ईरान को और तरह से प्रेशर करना, चाहे उनके फॉरेन जितना भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसको सीज करना हो, जितना उनके एसेट्स हैं फॉरेन में उनको सीज करना हो, या और भी तरीके हैं जो कूटनीतिक, उन सबको लगा के ईरान को घुटनों पे लाया जाए। सीधी लड़ाई की जब बात आती तो आप याद करेंगे जब शुरू में बात हो रही थी तो कहीं ना कहीं ऐसी बातें भी हुई कि हम बूट ऑन ग्राउंड करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार बोला। अभी इससे पहले कुछ दिन पहले पिकॉक्स पे अटैक करने के लिए उन्होंने बोला था, किया कुछ भी नहीं। तो ये बात भी अमेरिका भी समझता है कि लड़ाई की कीमत उन्हें बहुत ज्यादा चुकानी पड़ेगी। अब एक ऑनरेबल एग्जिट लिया जाए यहाँ से और किसी भी तरह ईरान से समझौता किया जाए। पर अगर ये समझा जाए कि नहीं, ईरान के आगे अमेरिका घुटने टेक रहा है, तो ये गलत होगा। ईरान और अमेरिका के बीच में बहुत बड़ा फर्क है और कोई भी ऐसा दुस्साहस ईरान की तरफ से अगर होता है अमेरिकन सरजमीन पे, तो यकीन करिए कि ईरान के लिए बहुत बड़ी तो मुश्किलें खड़ी एक हो रीडिंग जाएंगी और मेरी उस समय इस ईरान- पर अजिताभ सर से भी बनती है। अजिताभ सर, आपकी रीडिंग क्या कह रही है? हॉर्मूज पर अभी वो मीटर बढ़ने वाला है क्या, जिसमें नाकेबंदी बनाम नाकेबंदी की हम अभी जंग देख रहे हैं, ये यहीं तक केंद्रित रहेगा या इससे ज्यादा कुछ इनिशिएट और इंस्टिगेट होने वाला है? देखिए रितु जी, पिछले 47 साल से अमेरिका ने सारे साम दाम दंड भेद सारे नीतियों को अपना लिया और ईरान निश्चित रूप से बहुत कमजोर हुआ है, तबाह हुआ है, बर्बादी हुई है। लेकिन अभी वो सरेंडर करने की स्थिति में नहीं है, न करेगा, बल्कि उसने अमेरिका को एक्सपोज करके रख दिया, अमेरिका की कमजोरी को उभार करके रख दिया। और तो और देखिए, आज खाड़ी के देशों के बीच अगर खाड़ी मिडिल ईस्ट की बात की जाए तो अमेरिका दो घड़े में एक तरह से बट गया है। एक प्रो इजराइल ग्रुप हो गया जो अब्राहम एकॉर्ड ग्रुप जिसको कह लीजिए, और दूसरा एक मक्का ग्रुप हो गया जो अमेरिका के पैरेलली एक तरह से कहिए अमेरिका के न चाहते हुए भी खड़ा हो गया। और दोनों यहाँ पे उनकी अपने परमुटेशन कम्बिनेशन हो। निश्चित रूप से इजराइल को तो अब मान्यता मिलने से रही, अब्राहम एकॉर्ड वर्सेस उसके अगेंस्ट है। और ईरान अपनी साख बचाने में इस सेंस में हुआ है सफल कि इस्लामिक रेजिम में कहां से शुरू किया था कि परमाणु प्रोग्राम को हटाएंगे, और आज अमेरिका हॉर्मुज पे आके उसकी प्रायोरिटी ही चेंज हो गई
जो कहीं नहीं इशू था सारा वो खेल इशू आज प्रायोरिटीज का उभर ही के तो आ गया। है अजिताभ सर। प्रायोरिटीज ही तो सेट करती है पूरी अलाइनमेंट इस वॉर की, और प्रायोरिटी नंबर 1 इस वक्त हॉर्मुज़ ही बना हुआ है, क्योंकि हम और आप भी जो इस पूरी भौगोलिक दृष्टि से अगर देखें तो इससे कनेक्टेड है और हमारी जेबों पर भी इसका असर पड़ रहा है। लिहाजा ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि इसका अलाइनमेंट किस तरीके से हो रहा है। बहुत शुक्रिया, इतना ही वक्त मेरे पास था कीमती समय देने का। यही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रखिए इंडिया डेली के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।